नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अगली परिभाषा पर बातचीत करेंगे। हमने उपधारा 44 यानी राज्य आयोग और राज्य आयोग के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग तक चीजें देख ली थी। अब हम देखेंगे उपधारा 45 और उपधारा 45 में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। रुकिए, पहले इसको सेट कर लेता हूं। हाँ, उपधारा 45 देखेंगे और उपधारा 45 में 45 उपधारा 45 में हमको देखना है किसी माल के संबंध में व्यापारी किसे कहा जाएगा। किसी भी गुड्स के संबंध में, माल के संबंध में, माल के संबंध में व्यापारी क्या होगा। व्यापारी यानी ट्रेडर। किसी माल के संबंध में व्यापारी किसे कहा जाएगा, बहुत सामान्य सी बात है। 3-4 चीजें ध्यान रखनी है इस उपधारा में। सबसे पहला, माल के संबंध में व्यापारी की बात करें तो वह होगा, सबसे पहला जो होगा, यानी व्यापारी किसे कहेंगे, किसी भी माल, कोई भी वस्तु बेचा गया तो उसमें व्यापारी कौन होगा। तो सबसे पहला व्यापारी होगा विक्रेता। यानी कोई विक्रेता है तो उसे व्यापारी के रूप में संबोधित किया जाएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे ना आगे अधिनियम को, तो वहां पे व्यापारी लिख देगा, तो व्यापारी लिखेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि व्यापारी का मतलब क्या है। तो कोई विक्रेता भी व्यापारी में आएगा, कोई वितरक भी व्यापारी में आएगा। वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, विक्रेता मतलब सेलर। ठीक, विक्रेता का मतलब क्या है, सेलर है। वितरक का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर, विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा अगर बोले तो पैकर्स यानी पैकिंग करने वाला। ठीक, बस बहुत सामान्य सी बात है। किसी माल के संबंध में व्यापारी कौन होगा, व्यापारी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो विक्रेता आएगा, वितरक आएगा, विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर आएगा, पैकर्स यानी पैक करने वाला आएगा। पैकर्स का मतलब क्या है, जो सामान को पैक करे उसको पैकर बोलेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे उपधारा 46। उपधारा 46 को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हुए अच्छे तरीके से चलना है, क्योंकि पूरी की पूरी इस अधिनियम में जो डिपेंडेंसी होगी वह या तो उपधारा 46 या तो उपधारा 47 और एक और हमने पढ़ा था इससे पहले, प्रतिबंधित व्यापार। ये 3 उपधाराएं जो हैं, ये 3 उपधाराएं आने वाले समय में बहुत जरूरी तौर पर आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। तो उपधारा 46 जो है वह अनुचित संविदा के बारे में बात करता है। अनुचित संविदा मतलब ऐसा संविदा जो कि उचित ना हो। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का एग्रीमेंट सोच सकते हैं। अनुचित संविदा अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो आप लिखेंगे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अनुचित संविदा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमको कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है दो पक्षों के बीच एक सहमति पत्र, एक तरीके का एग्रीमेंट,
जहां पर दोनों पक्ष उसमें लिखी गई बातों पर सहमत होते हैं, वैसी चीज को हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, वैसी चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का सामान्य सा मतलब है, संविदा का सामान्य सा मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच लिखी गई या बोली गई बातें, जिससे बातें मतलब शर्त, कंडीशन, जिस कंडीशन पर पक्ष ए और पक्ष बी, मतलब पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों ही सहमत हों और उनमें सहमति बन जाए, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक, तो अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्ष जो हैं वो कौन है? तो सबसे पहला पक्ष जो है विक्रेता है, यानी वस्तु को बेचने वाला हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, या फिर सेवा प्रदाता हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा? तो ये आवश्यक रूप से कॉन्ट्रैक्ट करेगा किससे? उपभोक्ता से, यानी ग्राहक से, जो उपभोग करने वाला है। इन दोनों के बीच क्या होगा? संविदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर है? संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो उपभोक्ता के अधिकारों को असंतुलित करते हो या कम करते हो, वो इस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुचित संविदा के अंतर्गत आएंगे। संविदा का मतलब समझ गए ना, कि विक्रेता, व्यापारी या सेवा प्रदाता। यहां पे आप विनिर्माता भी लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, यानी एक तरफ तो बेचने ही वाला है किसी भी प्रकार से, और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझ गए हैं कि एक तरफ तो या तो विनिर्माता होगा, विक्रेता होगा, व्यापारी होगा, सेवा प्रदाता होगा, और दूसरी तरफ उपभोक्ता होगा। क्लियर है? दूसरी तरफ कौन है? उपभोक्ता। इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदा होगा, जिसको आप सामान्य तौर पर एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे कोई बुरी बात नहीं, एग्रीमेंट एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन अगर आप समझने के लिए बोले तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीमेंट मतलब ऐसा कुछ चीज जो एक दूसरे से दोनों सहमत हो, इसको हम संविदा कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुचित संविदा की, तो अनुचित संविदा के लिए बताया गया है कि ऐसी संविदा, अर्थात ऐसा संविदा में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। कोई भी संविदा होगा तो उसमें तो कुछ शर्त होंगी, टर्म्स होंगे, कंडीशन होंगे, जिसको आप हिंदी में निबंधन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसी संविदा यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखे या बताए गए किस लिए बोला? लिखे या बताए गए दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग है। बताए गए, निबंधन लिख देता हूं, और इसको अगर आप सामान्य तौर पर समझिए तो लिखिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक, टी एन से लिख दिया हूं, टर्म्स एंड कंडीशन। निबंधन मतलब शर्त। ठीक, ऐसा संविदा जिसमें लिखे या बताए गए, लिखे का मतलब हो सकता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मौखिक में भी हो सकता है। ठीक, दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब लिखित में होगा तो लिखे जाएंगे, या फिर बताए की बात की गई है तो अगर बोल करके बताया जाएगा तो दोनों सहमत होंगे। ठीक, ऐसी संविदा जिसमें लिखे और बताए गए निबंधन यानी टर्म्स एंड कंडीशन उपभोक्ता के अधिकारों को कम करते हों, उपभोक्ता के अधिकारों को कम करते हों या असंतुलित करते हों, असंतुलित करते हों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे अनुचित संविदा। यानी
अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक, कॉन्ट्रैक्ट समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट दो पक्षों के बीच में होगा, और यहां पर अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009-19 के अनुसार अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो पक्ष कौन होंगे? एक पक्ष आवश्यक रूप से उपभोक्ता होगा, और दूसरा पक्ष जो निर्माता, विक्रेता, व्यापारी या सेवा प्रदाता हो सकता है। और उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके बीच जो संविदा हो रही है, उसमें कुछ ऐसी बातें या चीजें लिखी या बताई जाती हैं, ऐसे शर्त लिखे या बताए जाते हैं जो कि उपभोक्ता के अधिकारों को असंतुलित करते हैं या उपभोक्ता के अधिकारों को कम करते हैं, उसे हम अनुचित संविदा के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे उपखंड बताए गए, और उस उपखंड में अलग अलग बातें बताई गई हैं। उन अलग अलग बातों को समझने के लिए हम चलते हैं अलग पेज में। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट समझ गए, अनुचित संविदा समझ चुके हैं। इसमें पहला नंबर कहता है कि उपभोक्ता से अगर ऐसी कोई संविदा की जा रही है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिसमें उपभोक्ता को अत्यधिक राशि डिपॉजिट यानी जमा, सुरक्षा निधि के रूप में अत्यधिक राशि जमा करने के लिए कहा जाता है, तो वह अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुचित संविदा होगा। सुरक्षा निधि के रूप में अत्यधिक राशि जमा करने को कहना। पहला नंबर पॉइंट कहता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं आप एक मान लेते हैं कोई साइकिल की सेवा दे रहा है, यानी उसके पास से आप साइकिल जो है मंथली किराए पर ले सकते हैं। ठीक, मंथली किराए पर ले सकते हैं, मंथली आपको किराया दे रहा हूं। लेकिन इस साइकिल जो नॉर्मल साइकिल है, मान लेते हैं ये 7,000 रुपए का मिलता है, और आपसे वो कहता है कि अगर आपको मंथली किराए पर लेना है तो एक राशि डिपॉजिट करनी होगी जो कि अत्यधिक हो सकती है। जैसे वो बोले कि आपको 20,000 रुपए की राशि डिपॉजिट करेंगे तब आप हमारी सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अत्यधिक जमा राशि होगी, डिपॉजिट अमाउंट होगा, और यह गैर कानूनी होगा। यानी गैर कानूनी कहने का मतलब अनुचित संविदा के तौर पर आएगा। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट बताया है इसी में उपखंड 2 में। ये दूसरा नंबर पॉइंट कहता है अनुबंध के उल्लंघन पर असंगत दंड। अनुबंध के उल्लंघन पर असंगत दंड। असंगत दंड कहने का मतलब क्या है कि गैर वाजिब यानी उर्दू में कहें तो गैर वाजिब बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं जहां पर अनुचित रूप से अनुचित दंड ले लेना, असंगत दंड ले लेना। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो किसी छोटी सी गलती के लिए बड़ा दंड देना। छोटी सी गलती के लिए छोटा दंड होना चाहिए, लेकिन अगर बड़ा दंड दिया जाता है तो वो क्या है? असंगत दंड होगा। एक छोटी सी गलती के लिए बड़ा दंड नहीं लिखता हूं, जुर्माना, बड़ा जुर्माना लगाना असंगत दंड के अंतर्गत आएगा।
अब देखते हैं तीसरा उपखंड 3 जो कहता है, वो कहता है पूर्व भुगतान के बाद भी दंड लेना। पूर्व भुगतान सामान्य तौर पर किस्त की बात कर रहा है और ये बैंकों के लिए मुख्य रूप से लिखा गया है। भुगतान किस्त लिख देता हूं के बाद भी अनुचित दंड लेना। खासकर बैंक की, अगर ईएमआई आपने एग्जाम्पल में बैंक की ईएमआई लिख लेता हूं तो आपको याद रहेगा। ठीक, बैंक की ईएमआई, जब बैंक में ईएमआई लेते हैं तो उसमें पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया फिर भी वो कहता है कि नहीं हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, तो एक क्या बोलते हैं इसको, अनुचित संविदा के अंतर्गत आएगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। अगला नंबर पॉइंट क्या है, अगला खंड जो है कहता है कि एक तरफा रूप से संविदा को रद्द करने का अधिकार। रूप से संविदा रद्द करने का अधिकार। एक तरफा रूप से संविदा रद्द करने का अधिकार। ठीक है, हो सकता है कंपनी के पास हो, मतलब वो चाहे तो कभी भी अपने आप से बोले कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, एक तरफ से रद्द करने का अधिकार अगर किसी को दे दिया जाए। सामान्य तौर पर अगर इसमें तो कंपनी के लिए कोई सुरक्षा की बात की नहीं गई, उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात की गई है। और तो अगर एक तरफा रूप से रद्द करने का अधिकार अगर दिया जाता है तो सामान्य तौर पर कंपनी को होगा, क्योंकि अगर उपभोक्ता को होता एक तरफा रूप से तो उपभोक्ता क्यों शिकायत करता। तो यहाँ पे उपभोक्ता को नहीं, कंपनी को ही एक तरफा रूप से संविदा को रद्द करने का अधिकार मिल जाता है, तब भी यह क्या होगा, अनुचित संविदा के अंतर्गत आएगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। 5वां नंबर पॉइंट लीजिए, मतलब 5वां खंड। 5वां खंड कहता है उपभोक्ता की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों को बदल देना। उपभोक्ता की सहमति के बिना संविदा की शर्तों को बदल देना। ठीक, कौन करेगा, कंपनी कर सकता है, करता है ऐसा। अगर ऐसा करेगा तो अनुचित संविदा में है। एग्जाम्पल मान लेता हूं कि आपने एक एसी लिया और जब आप एसी लेने गए तो उस दुकान के द्वारा कहा गया कि इस एसी का हम 5 साल तक का जो मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, 5 वर्ष के लिए देते हैं। अब आपने एसी खरीद लिया, एसी खरीदने के में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के लगभग 2 महीने बाद वो कहता है कि जो 5 साल तक हम जो फ्री में रिपेयरिंग मेंटेनेंस का अधिकार दे रहे थे उसको हम 3 वर्ष कर रहे हैं, एक तरफा रूप से, और उपभोक्ता की बिना सहमति के उसको बदल दिया। या फिर कहे कि अगर हम आपको 5 साल लेना है तो कुछ और पैसा देना पड़ेगा, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया गया उपभोक्ता की सहमति के बिना, तो ये भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, मतलब इसी में 6वां नंबर, कि उपभोक्ताओं पर अनुचित शुल्क लाद देना। लिख लीजिएगा, इतना पॉइंट वाइज आपको उसमें नहीं लिखा है, इसलिए उपभोक्ता पर
अनुचित शुल्क या बोझ या शर्तें थोपना, ये भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो कुल 6 पॉइंट हमने देखा, 6 पॉइंट पे हमने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत चीजें देख ली। अब हम देखेंगे, ये तो समझ खत्म हो गया ये, ठीक। माल के संबंध में व्यापारी देख लिया, फिर हमने अनफेयर अनुचित संविदा देख ली। अनुचित संविदा क्या है? तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो उपभोक्ता के अधिकारों को कम करते हैं, असंतुलित करते हैं, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसको पॉइंट वाइज देख लिया। अधिक राशि जमा कराना, उल्लंघन के लिए छोटी से उसके लिए बड़ी जुर्माना थोप देना, पूर्व भुगतान के बाद ही अनुचित दंड ले लेना, एक तरफा रूप से संविदा रद्द कर देना, या फिर सहमति के बिना उसके जो शर्तें हैं उसको बदल देना, उपभोक्ता पर अनुचित शुल्क थोप देना। ये सब तो इसके तरीके हुए, जिस तरीके से जो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को हम जस्टिफाई करेंगे, वो सब तरीके हुए। अब हम देखेंगे उपधारा 47। उपधारा 47 और एक हमने देखा था इससे पहले, अनुचित व्यापार प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार। प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार और उपधारा 47 लगभग सेम है, ठीक। लेकिन जो प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार के बारे में हमने पढ़ा था, वो प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार जो था वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित है, ठीक। लेकिन उपधारा 47 जो है अनुचित व्यापारिक व्यवहार के बारे में बात करता है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार के बारे में बताता है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार मतलब गवर्नमेंट द्वारा ये तो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको मानती है कि ये जो है मतलब ये बिल, ये अधिनियम ये मानता है कि ये ऐसा अगर व्यवहार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत रखेंगे। अगर इसको अंग्रेजी में लिखूं तो कहेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक। पहले तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार को ही समझ लेते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ही समझ लेते हैं। माल के विक्रय, उपयोग या प्रत्याय या सेवा व्यवस्था में कोई अनुचित पद्धति या प्रवंचन का आचरण अपनाया जाना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। क्या क्या बोला मैंने? माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय, या लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में है ना ये, प्रदाय या सेवा व्यवस्था में कोई अनुचित पद्धति या सेवा व्यवस्था में कोई अनुचित पद्धति या प्रवंचन। प्रवंचन का मतलब क्या है? धोखाधड़ी, धोखाधड़ी पूर्ण आचरण अपनाया जाना अनुचित व्यापारिक व्यवहार क्या है कि माल के विक्रय में या उसके उपयोग में, प्रदाय में, सेवा व्यवस्था में
यदि किसी प्रकार का अनुचित पद्धति या प्रवंचन, प्रवंचन मतलब धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी पूर्ण आचरण करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार कहलाएगा। यहां तक कोई समस्या है क्या? मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं हो। ठीक, कुल मिला के किसी भी प्रकार से जो वादा किया जा रहा है उस वादा को न निभाना, किसी वस्तु या सेवा के विषय में किसी भी प्रकार का वादा किया गया हो, उस प्रकार के वादा को न निभाया जाना ही अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तब मैं कह सकता हूं, वस्तु माल के विक्रय में कोई वादा किया गया था कि मान लेते हैं माल के विक्रय की बात करें तो हम आपको 10 पीस देंगे। कोई सामान हमने मांगा कि 10 पीस चाहिए तो बोला ठीक है दे देंगे कल। अब 10 पीस की जगह में वो 5 ही पीस दे रहा है या 5 पीस खराब दे दिया। दूसरा, उपयोग में अगर कोई वस्तु जो मुझे को देना था उसका उपयोग कुछ दूसरा था, दूसरा वस्तु दे दिया। उसके प्रदाय में यानी सप्लाई में डेली डिले कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेवा व्यवस्था में कोई अनुचित पद्धति, सामान बेच दिया लेकिन सर्विस नहीं दे रहे। तो जो पहले से चीजें फिक्स थी उससे वो हट जाता है तो हम उसको अनुचित व्यापारिक व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत हमको कुल जो खंड है वो खंडों की संख्या आपको पढ़नी है 3, 4, 5, 6, 9, यानी इसके अंतर्गत हमको कुल 9 खंड पढ़ने। अनुचित व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत हमको 1 से लेकर के 9 खंड तक पढ़ाई करनी। अब इसमें एक एक चीज क्या है, मतलब अब अनुचित व्यापारिक व्यवहार तो मैंने बता दिया कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार क्या है कि माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय या सेवा व्यवस्था में कोई भी अनुचित पद्धति या धोखाधड़ी करना, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी वादा किया गया था उसको न निभाना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। लेकिन उसके अंतर्गत किस किस प्रकार से अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो सकते हैं उन सब चीजों को एक एक खंड के अंतर्गत चीजों को बताया गया। तो धारा 47 का उपखंड 1, ऐसे करके उपखंड 9 तक पढ़ेंगे। उपखंड 1 कहता है कथन के बारे में बात करता है। ठीक, उपखंड 1 किसके बारे में बात करता है? कथन। कैसा कथन? ऐसा कथन जो लिखित, मौखिक या दृश्य रूप में, दृश्य रूप मतलब न तो लिखा न तो बोला, केवल दिखा दिया, दृश्य रूप में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा। ठीक, कोई भी कथन कहा जाएगा जो या तो लिखित होगा, मौखिक होगा या फिर दिखा दिया जाएगा केवल, न तो लिखित होगा ना मौखिक होगा, कहीं पे दिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक, कहीं पे लिखा हुआ। ठीक, कहीं पे लिख करके चाहे जैसे भी, दृश्य रूप में या फिर डिजाइन बना के दिखा दिया। जैसे आप सुसु वाले रूम में जाते हैं बड़े बड़े मॉल में तो लड़का के लिए ऐसे, लड़की के लिए ऐसे बना रहता है, वैसा। ठीक, दृश्य रूप में एक सिंबल के रूप में दिखाया गया। जैसे शराब का प्रचार टीवी में नहीं करना है, गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन वही चलता है, रॉयल स्टेक सोडा। अब उस सोडा जैसे याद आता है, अरे सोडा थोड़ी पियेंगे, सोडा के साथ मेन होना ही चाहिए। ठीक, वैसे तो वैसे ही केवल दृश्य रूप में इशारा से बता दिया। ठीक है, मुंतजर हूं, एक बहुत खूबसूरत शेर है ना, मुंतजर हूं कि सितारों की जरा सी आंख लगे, चांद को जमी पे बुला लूंगा, इशारा करके। तो वैसे ही केवल इशारा से। तो कोई भी कथन जिसको लिखित, मौखिक या दृश्य रूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा बताया जाता है, दिखाया जाता है, उस कथन में क्या बताया जाएगा? उस कथन में वही वस्तु के बारे में बताया जाएगा या अपनी सेवा के बारे में बताया जाएगा, उसका गुणवत्ता क्या होगा उसके बारे में बताया जाएगा, उसका मूल्य कितना होगा उसके बारे में बताया जाएगा,
वो कितना लंबे समय तक चलेगा उसके बारे में बताया जाएगा, क्या फायदा होता है उसके बारे में बताएगा, यही सब तो बताया जाएगा ना प्रचार में, ये सब तो बताया जाएगा। तो इसमें क नंबर पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। तो क नंबर पॉइंट कहता है कि माल की गुणवत्ता, स्तर, मात्रा के बारे में बताया जाता है। ठीक, किसी भी कथन द्वारा, चाहे वह कथन लिखित रूप में दिया गया हो, मौखिक रूप में दिया गया हो, दृश्य रूप में दिया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के द्वारा दिखाया गया हो उस कथन को, या फिर मतलब आपके सामने प्रेषित किया गया हो, वह कथन किसी माल की गुणवत्ता, उसके स्तर और उसके मात्रा को बताता है। माल के गुणवत्ता, उसके स्तर या उसके मात्रा को बताता है। लेकिन यह जो बता रहा है ना, वह झूठा बताता है, झूठा बताता है, झूठा। ठीक, यानी किसी वस्तु के, किसी माल के गुणवत्ता और स्तर, सॉरी गुणवत्ता, स्तर या मात्रा के रूप में झूठा दावा करना, चाहे वो दावा लिखित रूप में किया गया हो, मौखिक रूप से किया गया हो, दृश्य रूप से किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया हो, वह क्या कहा जाएगा? वह कहा जाएगा आपका अनुचित व्यापारिक व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। ठीक, ख नंबर पॉइंट कहता है, ख नंबर पॉइंट, ये तो पहले तो माल के लिए था। दूसरा ख नंबर पॉइंट कहता है सेवा के विषय में, कि सेवा के गुणवत्ता के विषय में, सेवा की गुणवत्ता, स्तर या मात्रा के विषय में कोई बात कहा जाना और वो बात क्या हो? झूठा हो। यानी झूठा दावा, एक तरीके से झूठा दावा बोल सकते हैं। ठीक, अभी जो सारे दावे किए जा रहे हैं, चाहे गुणवत्ता के विषय में, स्तर के विषय में, मात्रा के विषय में, ये कैसे किए जा रहे हैं? किसी कथन के माध्यम से किए जा रहे हैं, किसी प्रचार माध्यम से किए जा रहे हैं। वो प्रचार माध्यम कौन हो सकते हैं? लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, दृश्य रूप, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कुछ भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से आप किए जाए। ठीक, अब ग नंबर पॉइंट, किसी पुराने सामान को, वस्तु को या गुड्स को, गुड्स लिख देता हूं, गुड्स में सभी चीजें शामिल हो जाती है, इसलिए किसी पुराने सामान को नया बताकर बेच देना, नया बताना, बेच देना भी नहीं, बताना, केवल बता भी रहा है कि पुराना जो सामान है वह, उसको बोल रहा है कि पुराना जो सामान है उसी को बोल रहा है कि नहीं नहीं ये नया है। झूठ बोल रहा है, पुराने सामान को नया बता रहा है, इसका मतलब झूठ ही तो बोल रहा है। तो ऐसा झूठ बोलेगा वह भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जैसे कोई मोबाइल था, पुराना मोबाइल है लेकिन ऊपर पेंट पॉलिश माला, बोला ये नया है। ठीक, घ नंबर पॉइंट लिखिए, आप लोग लिखते भी जाइएगा, ये सब चीजें भी काम आएगी। माल या सेवा के विषय में लाभ या प्रयोजन, माल या सेवा के विषय में लाभ या प्रयोजन, दोनों शब्दों को समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। प्रयोजन का दावा करना, का दावा करना, दावा किस प्रकार का दावा? झूठा। किस प्रकार का दावा? झूठा दावा। झूठा दावा कब माना जाएगा? जब वह सच न हो। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक कोई तेल का प्रचार किया जाता है कि यह तेल 7 दिनों में या फिर 28 दिनों में आपके गंजेपन को
दूर कर सकता है, नए बाल उगा सकता है। ठीक, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 7 दिनों में हम्म नए बाल उगा सकता है, गंजापन दूर कर सकता है, कुल मिलाकर चंदुआ से आपको हीरो बना सकता है। लेकिन ऐसा दावा करने के लिए व्यक्ति के पास, व्यक्ति यानी कंपनी, जिस कंपनी का तेल है उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और अगर प्रमाण पत्र नहीं है, और कानून में क्या चलता है, कागज चलता है, प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन वो कहता है कि 28 दिनों में आपका बाल आ जाएगा, तो फिर क्या है, प्रमाण पत्र अगर नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, माल या किसी सेवा के विषय में लाभ या प्रयोजन का दावा जो है वो झूठा है। लाभ मतलब बेनिफिट, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक, वही बताया ना कि ये तेल का उद्देश्य क्या है, 28 दिन में गंजापन दूर कर देगा, लेकिन वो झूठा है। ठीक, अब चलते हैं घ नंबर पॉइंट। घ तो हो गया अंगा। अरे अंगा नंबर पॉइंट, अंगा नंबर पॉइंट कहता है कि किसी भी उत्पाद विक्रेता का झूठा दावा करना कि उसके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र है। ठीक, विक्रेता का प्रमाण पत्र होने का, विक्रेता के पास प्रमाण पत्र होने का झूठा दावा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वो कहता है कि मेरे पास, मेरा जो मान लेते हैं किराना का कपड़े का, सॉरी, खाने पीने का दुकान है, और खाने पीने के दुकान में वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में वो कहता है कि मेरे पास जो खाने पीने से संबंधित FSSAI का प्रमाण पत्र है, या कहे कि मेरे पास ISI का प्रमाण पत्र है, ISO सर्टिफिकेट है, जबकि उसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं। ठीक, यानी वो झूठा दावा कर रहा है। ठीक, वो झूठा दावा कर रहा है। क्लियर है। अंग के बाद चलते हैं च नंबर पॉइंट। च नंबर पॉइंट कहता है, बहुत अच्छा सा पॉइंट है, कहता है कि माल या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता को लेकर झूठा या भ्रमित करने वाला प्रचार। ठीक, माल या सेवा की उपयोगिता को लेकर झूठा या भ्रमित करने वाला प्रचार। उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु, किसी माल या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता को लेकर, यहां पे आवश्यकता भी लिख देता हूं, आवश्यकता या उपयोगिता को लेकर झूठा और भ्रमित करने वाला प्रचार। जैसे कोई कहे, कोई एक सामान्य सा पानी है और उसको कहता है कि ये क्या है, सामान्य पानी है, लेकिन अगर कोई उसे कहे कि यह दिमाग तेज करने वाला, सामान्य पानी को क्या कह के बेच देता है, सामान्य पानी को दिमाग तेज करने वाला मेमोरी बूस्टर। ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं, करने
वाला मेमोरी बूस्टर। क्या हो गया? सामान्य पानी को दिमाग तेज करने वाला मेमोरी बूस्टर कह के बेचा जाए तो ये क्या है? अनुचित व्यापार के विषय में बताया जा रहा है। इसमें देखिए कि पानी की उपयोगिता क्या हो गई? दिमाग तेज करने वाले मेमोरी बूस्टर के रूप में पानी की उपयोगिता हो गई, लेकिन वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्लियर है? अगला नंबर पॉइंट देख लेते हैं। ज च छ ज छ हो जाएगा। ठीक, कितना मिनट हो गया? 40 मिनट हुआ। चलो पढ़ा देता हूं। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। छ नंबर 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट कहता है उत्पाद के विषय में दावा करना कि वह कार्य क्षमता, प्रभाव या दीर्घता के वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित है। उत्पाद के ये सब जो दावे हैं वो सब झूठे हैं, याद रखिएगा। विषय में दावा करना कि वह कार्य क्षमता यानी उत्पाद कार्य क्षमता, प्रभाव या दीर्घता के वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित है। ऐसा कोई दावा कर दिया तो उसके दावा को झूठ साबित करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? ऐसे दावा को झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यही उपाय है कि हम उससे वो वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित हो, तो वैज्ञानिक परीक्षण का कोई प्रमाण पत्र होगा, तो ऐसा प्रमाण पत्र हम अगर वो दिखा देता है मतलब सही है, और अगर नहीं दिखाता है मतलब गलत है। तो अगर ऐसा दावा किया जाए तो इसको साबित करने का भार जो होगा वो दावा करने वाले पर ही होगा। उसी को प्रमाण पत्र ला के दिखाना पड़ेगा कि मैं सही हूं। अगर वो प्रमाणित नहीं कर पाता, प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाता, इसका मतलब वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक। च छ ज नंबर पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता को सामान बेचते समय इस तरह बताया जाए, सामान बेचते समय इस बताया जाए। क्या बताया जाए? पहला नंबर पॉइंट क्या बताया जा सकता है? क नंबर पॉइंट लिखा है। क नंबर पॉइंट क्या बताया जा सकता है कि जो वस्तु, उत्पाद या फिर माल या सेवा ले रहा है, वह वस्तु, उत्पाद, माल, सेवा, कुछ भी जो ले रहा है, उस वस्तु, उत्पाद, माल या सेवा में गारंटी उपलब्ध है या वारंटी उपलब्ध है। वारंटी मतलब सही करके दिया जाएगा और गारंटी मतलब बदल के दिया जाएगा। ख नंबर पॉइंट और भी कुछ बातें अगर बताई जाए, जैसे किसी वस्तु, उत्पाद, माल, सेवा में कुछ खराबी आ जाए तो उसे बदला जाएगा या मरम्मत की जाएगी, और तब तक किया जाएगा जब वह ठीक ना हो जाए। ठीक। किसी वस्तु, उत्पाद या माल या सेवा में कोई खराबी आए तो उसकी मरम्मत की जाएगी। सामान खराब होगा तो सामान बदला जाएगा, मतलब उसके पार्ट्स बदले जाएंगे। और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से, तब तक किया जाएगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से
सही ना हो जाए। पूर्ण रूप से सही ना हो जाए। इस प्रकार के दो दावे किए गए। पहला दावा कि किसी उत्पाद, माल या सेवा में वारंटी या गारंटी उपलब्ध है। दूसरा दावा किया गया कि अगर कोई आपके उत्पाद में खराबी आती है, खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तो हम उसे ठीक करके देंगे, मरम्मत करके देंगे। अगर कोई सामान उसमें खराब हो जाता है तो उसको बदल भी देंगे, बदल के ठीक करेंगे। और ऐसा ठीक हम तब तक करेंगे जब तक वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता, एक्चुअल परफॉर्मेंस में नहीं पहुंच जाता। लेकिन ऐसा दावा तो किया गया, लेकिन यह दावा ऐसा लगे कि यह भ्रामक है, किया गया, या फिर ऐसा दावा जो है, ऐसा जो दावा किया गया था उस दावे को, उस वादा को नहीं निभाया गया। गया या ऐसा दावा या फिर गारंटी वारंटी भ्रामक हो, ऐसा गारंटी या वारंटी भ्रामक हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनुचित व्यापार, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत गिनेंगे। ठीक। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, झ नंबर पॉइंट, उसके बाद ई नंबर पॉइंट। बहुत कम बच्चे हैं। झ तो हो गया कि सामान बेचते समय बोला गया लेकिन बाद में उसको पूरा नहीं किया गया। अब झ नंबर पॉइंट, झ नंबर पॉइंट कहता है भाव भुलावा या गलत मूल्य की जानकारी देना। भाव भुलावा या गलत मूल्य की जानकारी देना। छह नंबर पॉइंट इसी पर पूरा बेस्ड है। भाव भुलावा या गलत मूल्य की जानकारी देना, यह भी एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा। क्या बोलते हैं उसको? अनुचित व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा। जब कोई व्यक्ति जनता को इस प्रकार से गलत विश्वास दिलाता है किसी वस्तु की कीमत सामान्य तौर पर उतनी नहीं है जितनी वह ले रहा है, तब उसे हम भ्रामक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत मानेंगे, मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत मानेंगे। ठीक। यदि कोई व्यक्ति, यानी कोई ग्राहक, दुकानदार ही होगा, इस प्रकार कहता है, कहे कि, इस प्रकार कहे कि, यानी यदि कोई व्यक्ति, पूरे लिख देता हूं, कोई व्यक्ति जनता को यह विश्वास दिलाता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत, किसी वस्तु या सेवा की कीमत सामान्य तौर पर जितनी है, सामान्य तौर पर जितनी है, उससे कम में उसे दे रहा है, वह उसे उससे कम में दे रहा है। यानी
मतलब झूठा दावा करे, ये भी दावा, सारे दावे जो हैं वो झूठे ही है। ठीक, झूठे दावे, ये भी झूठा ही दावा है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा कोशिश करता है ग्राहक को, जनता को, दुनिया को बताने की कि जितना उसका मूल्य है उस मूल्य से हम कम मूल्य में दे रहे। जैसे आप भाई साहब, आप कोई जूता कहे कि आप ये 5,000 का रुपए है लेकिन आपको 2,000 रुपए में दे रहे। ठीक, तो यह भी एक तरीके से, अगर आप सामान्य तौर पर बोलेंगे तो इसको ऐसी ऐसी परिस्थिति को आप बोलते हैं भ्रामक व्यापार व्यवहार। भ्रामक व्यापार व्यवहार, ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? भ्रामक व्यापार व्यवहार बोलते हैं, यानी मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिस। मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं अगर सामान्य तौर पर। अगर इसमें आप जाएंगे तो हम इसको अनुचित व्यापारिक व्यवहार ही बोलेंगे। जैसे 5,000 का रुपए का जूता है लेकिन 2,000 रुपए में दिया जा रहा है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, जूता 5,000 लेकिन आपको हम कितना में दे रहे हैं? 2,000 रुपए में दे रहे हैं। मिसलीड करने वाली बात हुई ना। ठीक, हो सकता है कि वो जूता 1,000 का हो, 5,000 का बताया जा रहा हो, 2,000 में दिया जा रहा हो। ऐसी परिस्थिति में वो गलत बात हो गया। ठीक, अब झ के बाद चलते हैं ई नंबर पॉइंट में। सॉरी, ई नंबर पॉइंट में। और ये नंबर पॉइंट कहता है ऐसा मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिया जाना जो किसी अन्य व्यक्ति की माल, सेवा या व्यापार का अवमानना करते हैं। ये भी उसी में अनुचित व्यापारिक व्यवहार में आएगा। ऐसा मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिया जाना, रामदेव को याद रखना, तथ्य दिया जाना, समझा रहा हूं, जो कि अन्य व्यक्ति के माल, जो कि अन्य व्यक्ति के माल, सेवा या व्यापार की अवमानना करते हो। जैसे रामदेव बोलते हैं ना कि हमारा जो ये एलोपैथी बेकार है, बेकार है, बेकार है। नहीं, अपना अगर बताना है तो अपना सही बताइए, दूसरे का खराब नहीं बताना है। अगर खराब बताएंगे तो यह अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना जाएगा। ठीक, जैसे एबीसी कंपनी का कूलर, XYZ कंपनी का कूलर एबीसी कूलर से अच्छा है। एबीसी कूलर कम बिजली खपत करता है, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण हो चाहे ना हो, लेकिन आपको यह बात नहीं बोलना है कि कोई दूसरा कंपनी का सामान खराब है, हमारा उससे अच्छा है। अगर ऐसा आप बोलते हैं जो किसी के व्यापार की अवमानना करे, सेवा की अवमानना करे, व्यक्ति के माल की अवमानना करे, तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार ही माना जाए। ठीक, अब अभी तक हमने देखा था, सबसे शुरुआत में हमने इसको देखा अनुचित संविदा, अनुचित व्यापारिक व्यवहार। अनुचित व्यापारिक व्यवहार में हमने देखा था उपधारा 1 के अंतर्गत, खंड 1 के अंतर्गत, कि इसमें कथन की बात की गई थी। कथन लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, दृश्य रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो सकता है। अब इस कथन के विषय में स्पष्टीकरण बताया गया है, वो आगे बताया गया। तो इस कथन के विषय में 3 स्पष्टीकरण बताए गए। उन तीनों स्पष्टीकरण पर बात कर लेते हैं। यानी उपखंड 1 के अंतर्गत, उपखंड 1 के अंतर्गत कथन शब्द जो उपयोग किया गया है, कथन,
इस कथन शब्द का स्पष्टीकरण, कि कब कथन माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, कथन शब्द का स्पष्टीकरण। ठीक। कोई भ्रामक या झूठा कथन निम्न तरीकों से प्रकट होता है तो उसे उस व्यक्ति द्वारा किया ही माना जाएगा। सबसे पहला बात कहता है स्पष्टीकरण गलत है, इसको स्पष्टीकरण। ठीक। कोई भ्रामक या झूठा कथन निम्न तरीकों से प्रकट होता है तो उसे उसी व्यक्ति द्वारा किया माना जाएगा। मतलब सामान्य तौर पर यह माना जाएगा कि व्यापारी ने ही किया है, चाहे बनाने वाले ने किया है, जिसने भी किया है वो सब चीजें। ठीक। पहला, इसको लिख लीजिए, कोई भ्रामक या झूठा कथन निम्न तरीकों से प्रकट होता है तो उसे उस व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। इसको लिखिएगा और डैश, कौन कौन से निम्न तरीके हैं उसको लिखिए। सबसे पहला, अभिव्यक्त किया गया हो, यानी प्रदर्शित किया गया हो दूसरा नंबर पॉइंट, तैयार किया गया हो, और तीसरा नंबर पॉइंट, किसी वस्तु में सम्मिलित किया गया। अच्छा, एक काम करता हूं, अभी आपका दिमाग ना थोड़ा भ्रष्ट हो गया होगा। ठीक, मैं इसको अगले क्लास में आप लोग को पढ़ाता हूं। ठीक, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा अभी हिल गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं टेक्निकल सा है। तो इसको अगले क्लास में हम लोग करते हैं स्पष्टीकरण, फिर आगे का भी उपधारा सब खंड 1 2, इसको अगले क्लास में करते हैं इससे आगे। ठीक है, नमस्कार।